नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से भारत समाचार के इस खास प्रोग्राम में। सत्ता के गलियारों में कई सारी हलचलें हैं, कानाफूसी है, ब्यूरोक्रेसी पर तमाम सारे किस्से हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस बार का पावर सेंटर। देश में कहीं भी चुनाव हो, लेकिन नज़र लोगों की यूपी पर लगती है। अब राज्यसभा के चुनाव का ऐलान हुआ है पूरे देश में। 57 सीटों पर चुनाव होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा सीटें यूपी में है। राज्यसभा की 11 सीटें जिन पर सबकी नज़र टिक गई है, क्योंकि बीजेपी यहाँ सत्ता में है और वो सबसे ज़्यादा सांसद चुनकर भेज सकती है। वैसे अगर आप देखें तो इन 11 सीटों पर 2 ही पार्टियां ऐसी हैं जिनके सांसद चुनकर जा सकेंगे, भाजपा और समाजवादी पार्टी। बाकी किसी पार्टी के पास इतने विधायक नहीं हैं कि वो अकेले 5-10 वोट भी हासिल कर सकें। तो ये एक स्थिति ऐसी है कि छोटे छोटे दलों का कहा जाए कोई महत्व इस चुनाव में नहीं। जो उनको पूछ होती थी, दावत होती थी, होटलों में 2 दिन पहले खिलाया पिलाया जाता था और सौहार्द बढ़ाया जाता था, वो वाला काम अब की बार नहीं होगा, क्योंकि 8 पर बीजेपी का दावा चल रहा है और 3 पर समाजवादी पार्टी का। अगर ये इसी आधार पर नामांकन हो गए तो फिर निर्विरोध हो जाएंगे सब, तो इनको पूछेगा कौन? विधायकों के जो भाव है वो कम हो जाएंगे। इस बार का जो चुनाव है वो इससे थोड़ा सा इतर है कि ना तो बसपा को एक को सीट मिलेगी, ना कांग्रेस को एक भी सीट मिलेगी। राजा भैया के एक जनसत्ता दल बना है, उनकी कोई ख्वाहिश भी नहीं, चूंकि 2 विधायक हैं तो वो दूर का सोचते भी नहीं कि राज्यसभा में भी कोई जाने का मौका मिलेगा। अब बात आती है कि बसपा के 2 सांसद इस बार रिटायर हो जाएंगे, सतीश चंद्र मिश्रा और अशोक सिद्धार्थ। सतीश चंद्र मिश्रा 4 बार के करीब राज्यसभा के सांसद रहे। इस बार उनकी राजनीतिक पारी समाप्त हो सकती है अगर कोई बहुत चमत्कार ना हो तो। कांग्रेस से कपिल सिब्बल राज्यसभा से गए थे यूपी से, उनका भी कार्यकाल समाप्त है। उनकी रिपीट होने की स्थिति तो छोड़िए, कांग्रेस किसी को लड़ाने की स्थिति में नहीं है। बीजेपी के पास 5 ऑलरेडी हैं, जिसमें शिव प्रताप शुक्ला, संजय सेठ, सुरेंद्र नागर, जयप्रकाश और जाफर साहब। इन 5 के रिपीट होने की क्या स्थिति है, या इसमें एक आध नाम इधर उधर होंगे। 3 नए नाम इंट्रोड्यूस होंगे। जो 3 होंगे वो किस तरह के होंगे? ऐसे कयास लग रहे हैं कि बीजेपी इस राज्यसभा के चुनाव में भी दलित और ओबीसी समाज को ज़्यादा सीट देगी, जिससे कि एक मैसेज जाए और मायावती का जो बुचा खुचा सामान है वो भी बीजेपी अपने घर में समेट के उठा लावे 2024 के लोकसभा चुनाव में। अब बात आती है समाजवादी पार्टी की, जिसके 3 सदस्य रिटायर हो रहे हैं और वो 3 पर तो क्लियर कट जीत भी सकती है। उसमें सबसे पहला नाम चर्चा में है कि अखिलेश यादव अपने सहयोगी दल राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी को राज्यसभा में भेज सकते हैं। 1 सीट हो गई। दूसरी सीट पे जहां रेवती रमन सिंह रिटायर हो रहे हैं, बिशंबर निषाद हो रहे हैं, सुखराम यादव हो रहे हैं। रेवती रमन के साथ ये है कि भाई उनकी उम्र अब हो चली है, उनको हो सकता है बहुत इच्छा ना बची हो। बिशंबर निषाद जरूर कोशिश करेंगे कि वो रिपीट हो जाए, उनको एक कार्यकाल मिल जाए। सुखराम यादव का पेच इस समय बीजेपी से भिड़ा हुआ है, वो वहाँ पर अपना मामला फिट करने में लगे हैं। हो सकता है कि वो उधर खिसक लें। ऐसे में जो बची हुई 2 सीटें हैं उनमें समाजवादी पार्टी किसको भेजेगी? ये कयास लग रहे हैं कि एक पूर्व नौकरशाह जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव रहे हैं, समाजवादी पार्टी उनको राज्यसभा का मेंबर बना सकती है। इसके अलावा अखिलेश यादव के पास विकल्प खुला है। डिम्पल यादव कन्नौज से सांसद रही हैं,
इस समय वो किसी सदन की सदस्य नहीं है, तो हो सकता है कि उनके लिए भी पार्टी विचार करे। अब अगर सब निर्विरोध हो गया तो इनका तो चाय पानी भी कोई नहीं पूछेगा, लेकिन अगर चुनाव होता है तो फिर ऐसी स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण रोल क्या होगा? भाई बसपा और कांग्रेस के पास ज़्यादा नहीं, एक दो ही हैं। मैंने पहले भी कहा कि कांग्रेस और बसपा के विधायकों को देखने के लिए टिकट खरीद के जाना पड़ेगा, तब इनके दर्शन हो पाएंगे। इनकी संख्या इतनी कम है। तो एक और दो तीन विधायक, राजा भैया के दो विधायक, ये बाकी तो कुछ लोग अखिलेश के साथ गठबंधन में हैं जो पार्टियां, और कुछ भारतीय जनता पार्टी के साथ है, निषाद पार्टी और अपना दल। तो तोड़ फोड़ की आशंका, उम्मीद चुनाव की कम है, क्योंकि इसके बाद राष्ट्रपति का तुरंत चुनाव लगा हुआ है। अगर चुनाव होगा तो बीजेपी सेंधमारी करेगी, तोड़ फोड़ करेगी, तो विपक्ष भी बीजेपी पर डोरे डालेगा, और अगर विपक्ष ने बीजेपी में तोड़ कर दी तो डेंट बहुत बड़ा हो जाएगा, मामला गहरा जाएगा। तो इसलिए कोई दाग न लगे, तुम भी खुश रहो, हम भी खुश रहें, आराम से निकाल लो। म्यूचुअल रूप से 8 और 3 में ये बंटवारा साफ तौर पर दिखाई पड़ता है। डीएस चौहान को उत्तर प्रदेश पुलिस का नया डीजीपी बनाया गया है। चौहान डीजी इंटेलिजेंस के पद पर तैनात थे। वह 1988 बैच के आईपीएस अफसर हैं और मैनपुरी के रहने वाले हैं। उनकी नौकरी फरवरी 2023 तक है, यानी 10 से 11 महीने उनकी नौकरी बची हुई है। डीएस चौहान उत्तर प्रदेश के कई जिलों में एसपी, एसएसपी रहे हैं, खासतौर से गाजियाबाद, नोएडा, इन इलाकों में। हालांकि उन्होंने नौकरी की शुरुआत लखनऊ से की थी, जब वो नौकरी में आए थे। शुरू में अंडर ट्रेनिंग थे, लेकिन इसके बाद वो कई जिलों के कप्तान रहे। झांसी रेंज में वो डीआईजी रहे, बरेली जोन में वो आईजी रहे, यूपी की जेलों के भी वो मुखिया रह चुके हैं। उसके बाद वो केंद्र में भी कुछ दिन उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सलाइट अभियान में वो सीआरपीएफ के आईजी रहे हैं। चौहान को उत्तर प्रदेश का कार्यवाहक डीजीपी बनाया गया है। वरिष्ठता क्रम में वो 5वें नंबर पर हैं इस समय, लेकिन मुख्यमंत्री और सरकार के भरोसे पर वो नंबर 1 है, और इस भरोसे के कारण ही उन्हें यह पद दिया गया है। डीएस चौहान के साथ इंटेलिजेंस का एक बहुत बड़ा तमगा जुड़ा है, क्योंकि उन्हें फील्ड वर्क का भी अच्छा अनुभव है, और उनके बारे में ये माना जाता है कि वो कम बोलते हैं, अच्छी पुलिसिंग करते हैं और निर्णय लेने वाले अधिकारी हैं। डीएस चौहान उत्तर प्रदेश में पुलिस के साफ सुथरा चेहरा है। ईमानदारी के साथ उन्होंने नौकरी की है। उनकी पत्नी भी यूपी की ब्यूरोक्रेसी में बड़े पद पर रही हैं। वह भी 88 बैच की आईएएस हैं, राधा एस चौहान, और अभी वो भारत सरकार में बहुत बड़े पद पर डीओपीटी, यानी कि जो पूरे देश के आईएएस अफसरों का कंट्रोलिंग विभाग है, उसकी वो सेक्रेटरी है। डीएस चौहान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भरोसे पर काफ़ी खरे उतरने वाले अफसर साबित हुए हैं। यही वजह है कि सरकार ने उनको एक महत्वपूर्ण ये जिम्मेदारी दी है। सरकार चाहती तो कोई नया डीजीपी भी तैनात कर सकती थी, लेकिन चौहान की काबिलियत और उत्तर प्रदेश पुलिस में उनकी पकड़ को देखते हुए उनको यह पद दिया गया है। डीएस चौहान एक ऐसे कमांडर हैं जो अपराधियों के मामले में कोई समझौता नहीं करता। भ्रष्टाचार पर भी उन्होंने कई बार कठोर कार्रवाई की है। चौहान के बारे में एक किस्सा बड़ा प्रसिद्ध है। तब वह एसएसपी गाजियाबाद हुआ करते थे। जो आजकल हापुड़ जिला है, तब वो गाजियाबाद के अंडर में ही आता था। तब नया जिला हापुड़ नहीं बना था। उस समय गढ़मुक्तेश्वर थाना था, जहां पर चेकिंग के दौरान बदमाशों ने एक दरोगा की गोली मारकर हत्या कर दी थी। वो घटनास्थल जिला मुख्यालय से 80 किलोमीटर दूर था, लेकिन डीएस चौहान ने जिला मुख्यालय और बंगला छोड़कर
गढ़ थाने में ही कैंप कर दिया। जब कमांडर थाने में आकर बैठ गया और ऐलान कर दिया कि जिसने मेरे दरोगा की हत्या की है, जब तक वो हत्यारा जिंदा या मुर्दा नहीं पकड़ा जाएगा तब तक वह इस थाने से वापस घर और जिला मुख्यालय पर नहीं जाएंगे। ये होता है जज्बा और ये होता है अपनी पुलिस फोर्स का मनोबल बढ़ाने का तरीका। 11 दिन बाद दरोगा की हत्या करने वाला वो अपराधी मुठभेड़ में मारा गया। तब जाकर एसएसपी गाजियाबाद डीएस चौहान अपने मुख्यालय वापस लौटे। तो ये कमांडर जिस तरह से आगे बढ़कर पुलिस फोर्स का नेतृत्व करता है, आज वो उत्तर प्रदेश की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठा है। पुलिस की 4 लाख से ज़्यादा की संख्या बल वाली यह पुलिस पूरे देश में सबसे बड़ी है और ऐसी इच्छा शक्ति के अफसर अगर उनको मिले हैं तो इस बार ये कहा जाएगा कि मामला टक्कर का होगा, चाहे अपराधी हो और चाहे गलत काम करने वाले। ये जरूर है कि चौहान शालीनता से रहते हैं, कम बोलते हैं, रिएक्शन कम देते हैं, लेकिन कार्रवाई कठोर करते हैं। बहुत सारी बातें होती हैं कि कार्यवाहक है, अल्पकालिक है, पूर्णकालिक डीजीपी कब बनेगा, कब आएगा, बहुत सारे सवाल उठते हैं। लेकिन काबिलियत को, प्रतिभा को किसी जाति से, किसी हालात से, स्थिति से नहीं रोका जाना चाहिए। किसी के पास समय कम है इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी प्रतिभा में कोई कमी आ जाएगी। डीएस चौहान उत्तर प्रदेश पुलिस को नई बुलंदियों और ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। ईमानदारी के साथ मजबूत पुलिस बल के तौर पर उत्तर प्रदेश में पुलिस की साख को और बढ़ाएंगे, हम ये उम्मीद करते हैं। योगी सरकार पार्ट 2 चल रही है। 1 महीना से थोड़ा ज़्यादा समय बीता है। इस सरकार में 45 से ज़्यादा मंत्री हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि पिछले 1-1.5 महीने में 3 ऐसे मंत्री हैं जो अपने काम से अलग छाप छोड़ रहे हैं, या यूँ कहिए कि अलग पहचान बना रहे हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार में 3 ऐसे मंत्री हैं जिनका काम अब खुलकर बोल रहा है, दिख रहा है। सबसे पहले अगर हम चर्चा करें तो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की बात आती है। पाठक के पास पूरा स्वास्थ्य महकमा है और इन दिनों आप उनके छापों के वीडियो काफ़ी देख रहे होंगे जो वायरल हो रहे हैं। वो अस्पतालों में मरीज बनकर जाते हैं, पर्चा बनवाते हैं, दवा है कि नहीं है, काउंटर पर बैठते हैं। डॉक्टर उनको समझ ही नहीं पाते कि ये मंत्री आ गया। यहाँ पर पीएससी, सीएससी, बड़े बड़े अस्पतालों तक, केजीएमयू और लोहिया तक वो लगातार औचक निरीक्षण कर रहे हैं। औचक निरीक्षण में एक बात ये मानी जाती रही है कि उसके नाम पर पहले चौचक निरीक्षण होता था, जिसमें काजू, किशमिश, बादाम पहले से लगा होता था मंत्री की टेबल पर। लेकिन इस बार असली वाला औचक निरीक्षण चल रहा है। हालांकि ब्रजेश पाठक ने उदारता दिखाते हुए अभी तक किसी अस्पताल के डॉक्टर, किसी सरकारी कर्मचारी पर कोई अनुशासनात्मक, दंडात्मक कार्रवाई नहीं की है। लेकिन जिस तरह से वो इमरजेंसी में, वार्ड में बाहर निकलकर मरीजों के परिजनों से मिलते हैं, ज़मीन पर बैठते हैं, वो लोगों को ये संदेश जरूर दे रहा है कि एक आदमी आया है जो लीग से हटकर अलग काम करने की कोशिश कर रहा है। इस पर चर्चा और आगे बढ़ाएंगे। लेकिन दूसरा नाम है उत्तर प्रदेश के नए ऊर्जा मंत्री, नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा का। अरविंद कुमार शर्मा योगी सरकार में एक सादगी की मिसाल बनते जा रहे हैं। जो व्यक्ति मोदी के साथ 20 साल नौकरी करके आया हो, वो उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री बनने के बाद चमक धमक से एकदम दूर नजर आता है। आज उनका नाम लेने के पीछे कुछ कारण है, क्योंकि शर्मा ने तमाम सारी सरकारी सुविधाओं का त्याग कर रखा है। कार्यालय, आवास यानी निजी जीवन में, दोनों में ये अंतर साफ दिखता है। मंत्री के तौर पर अरविंद कुमार शर्मा ने अपने आवास पर कोई सरकारी सुविधा नहीं ली है।
उनके आवास पर सचिवालय का कोई स्टाफ भी तैनात नहीं है। अर्दली और तमाम बाबू इन सचिवालय के स्टाफ कर्मचारियों को भी आवास पर आने की मनाही है। वो सादगी से रहते हैं, वहाँ भी लोगों से मिलते हैं। अगर आप देखें तो उनका ये फैसला सराहनीय है। जो मंत्री बड़ी बड़ी गाड़ियों में लग्जरी जीवन शैली में चलते हैं, आप शर्मा जी को जब कहीं निरीक्षण पर जाते हैं तो देखेंगे कि वो नंगे पैर हवाई चप्पल में निरीक्षण करने पहुंच गए हैं। हवाई चप्पल में किसी मंत्री के बारे में उरई, जालौन, झांसी में पहुंचना आप कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि उनके लिए रेड कारपेट सिस्टम है, उससे वो दूर हैं। अगले नाम की ओर बढ़ते हैं। चर्चा असीम अरुण की, जिन्होंने इस्तीफा देकर आईपीएस की नौकरी से सबको चौंकाया था, लेकिन वक्त ने उनके इस फैसले को सही साबित किया। पार्टी ने भी उनको भरपूर सम्मान दिया। वो विधायक बने और आज वो मंत्री बन गए हैं। असीम अरुण के बारे में क्या कहना। ईमानदारी के साथ, सादगी के साथ न्यूनतम चीजों में जीवन जीना उनकी कला है। उनके बारे में ये प्रसिद्ध है कि वो जहां भी रहे उन्होंने बेईमानी का एक ढेला भी नहीं लिया। विभाग में आने के बाद उन्होंने ईमानदार पसंद लोगों की टीम बनानी शुरू कर दी है। पुलिस अफसर रहे हैं, एडीजी रैंक में रहे, जानते हैं कितना सारा सुविधा और व्यवस्था मिल सकती है, लेकिन उन सब के इतर पारदर्शी सिस्टम वो बनाना चाहते हैं। भ्रष्टाचार रोकने के लिए अपने विभाग में वो कई निर्णय कर चुके हैं, लेकिन जब वो व्यक्ति जनता के बीच जाता है तो कभी ये नहीं लगता कि इस व्यक्ति के कंधे पर पुलिस की इतनी बड़ी वर्दी रही होगी। कोई अहंकार नहीं है, अभिमान नहीं है। गरीबों के बीच वो ऐसे बैठते हैं जैसे लगता है कि कुछ लोगों का दुख दर्द देखकर वो अंदर से द्रवित हैं और वो समाज में कुछ नया करने के लिए आए हैं। असीम अरुण जनता के बीच लगातार मौजूद रहते हैं। गर्मी, जाड़ा, बरसात, न गरीब न अमीर, न दुर्गंध न खुशबू, इन सब से दूर। तो योगी सरकार के इन मंत्रियों की कार्यशैली औरों से हटकर दिख रही है और ये बता रही है कि इस सरकार में कुछ ऐसा है, कुछ ऐसे लोग हैं जो इस बार कुछ नया संकल्प लेकर आए हैं, कुछ नया चमत्कार करना चाहते हैं। और जो वाकई में कहा जाता है कि गवर्नमेंट जो है वो वेलफेयर स्टेट है, वो जनता के कल्याण के लिए काम करना चाहती है और वो जनता के द्वार हो सरकार, जो व्यवस्था, जो नारा है वो भी पूरा होना चाहिए। तो ब्रजेश पाठक, अरविंद शर्मा और असीम अरुण, ये तीन नाम यूपी के कहा जाए तो इस समय जगमगाते हुए सितारे की तरह हैं, जो निश्चित ही अपने काम से आने वाले वक्त में और कई मील के पत्थर स्थापित करेंगे। पावर सेंटर में अब बात उत्तर प्रदेश की उस सबसे चर्चित खबर की जिस पर सत्ता के गलियारों में बहुत सारी बातें चल रही हैं। उत्तर प्रदेश के डीजीपी मुकुल गोयल को क्यों हटाया गया या अचानक वो कैसे हटे। यूपी के इतिहास में किसी डीजीपी को अकर्मण और अक्षम बताकर शायद ही पहले कभी हटाया गया हो। मुकुल गोयल को सरकार ने 10 महीने में ही चलता कर दिया है और मुकुल गोयल को उस समय हटाया गया जब वो छुट्टी पर थे, दिल्ली में थे, अपने परिवार के एक कार्यक्रम में गए हुए थे। डीजीपी ऐसे हटाया गया जैसे एसपी किसी दरोगा को लाइन हाजिर कर देता है या निलंबित कर देता है। इस तरह की कार्रवाई से यूपी की ब्यूरोक्रेसी में बहुत सारी चर्चाएं शुरू हो गई। पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया कि ये क्या हो गया अचानक से। मुकुल गोयल के बारे में ये कहा जाने लगा था कि वो सिर्फ नाम के डीजीपी रह गए थे। 10 महीने के उनके कार्यकाल में सरकार ने उनको कब किनारे लगा दिया, उनको भी खुद नहीं पता लगा। हालांकि अभी उनकी नौकरी 2024 तक है, लेकिन 1987 बैच का यह आईपीएस अफसर उत्तर प्रदेश में फेल साबित हो गया, जिसके चलते उसको नागरिक सुरक्षा का
अब डीजी बनाया गया है। मुकुल गोयल जब से डीजीपी बनकर आए थे तो उनका मीडिया से भी राब्ता कम था। हमेशा वो चुप रहते थे, या यूं कहा जाए कि उनकी जुबान पर सरकार ने ताला लगा दिया था। मुख्यमंत्री उनके कामकाज से नाराज थे। उत्तर प्रदेश में चुनाव के बाद जिस तरह से कानून व्यवस्था बिगड़ी, 5-5 मर्डर होने लगे, कई जिलों में घटनाएं हुई, वहां पर डीजीपी का रोल कहीं दिखा नहीं। संवाद की कमी दिखने लगी। लगातार ऐसी स्थिति बननी रही कि गोयल कहीं दिखते नहीं थे। सरकार के अफसरों को, शासन को, प्रमुख सचिव को, एडीजी को हर जगह मोर्चा लेना पड़ा, जाना आना पड़ा। चर्चाएं तब भी होती थी। चर्चाएं आज इसलिए भी हो रही हैं कि जब मुकुल गोयल डीजीपी पद से हटा दिए गए तो ऐसा क्या कारण बना कि इतनी जल्दी और अचानक से उन पर यह कार्रवाई हुई। सरकार के सामने एक तेज तर्रार डीजीपी की आवश्यकता थी। गोयल उस उम्मीद पर खरे नहीं उतर रहे थे। कहा यह भी जाता है कि वो सीधे दिल्ली से आए थे। जब गोयल साहब डीजीपी बने तो आपको याद होगा कि अखबार में एक बहुत बड़ा विज्ञापन नोएडा के एक बिल्डर ने छपवाया था, मनोहर लाल ने। ऐसा भी कभी इतिहास में नहीं हुआ कि कोई डीजीपी बने और लिए विज्ञापन कोई स्वर्णकार छपाए, कोई ज्वेलर छपा दे। ये विज्ञापन बड़ी चर्चा में हुआ था, हालांकि उस समय सरकार बड़ी नाराज भी हुई, लेकिन बात तुरंत की थी, चल गई। अब बात यह आती है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस की शीर्ष कुर्सी पर बैठा हुआ आदमी अगर अकर्मण्यता के आधार पर, अक्षमता के आधार पर हटाया जाता है तो इसका मतलब है कि सरकार से उसका तालमेल बेहद खराब है। मुख्यमंत्री उनसे बेहद नाराज है। पावर कॉरिडोर में इस बात की चर्चा काफी समय से थी, लेकिन कोई मौका ढूंढा जा रहा होगा, कोई मौका मिल नहीं रहा था। और दिल्ली से आने वाले जो सीधे आसमान से आकर गिरते हैं, कुछ समय के लिए मजबूरी में शायद यहाँ उनको झेला जाता होगा, लेकिन बाद में देर सवेर उनको जाना ही पड़ता है। मुकुल गोयल के पास अभी समय है, वो चाहें तो दिल्ली चले जाएं, किसी पुलिस बल के मुखिया बन सकते हैं, कहीं पुलिस कमिश्नर बन सकते हैं, लेकिन यूपी जैसे बड़े राज्य में पुलिस मुखिया के तौर पर वो असफल रहे। पुलिस का मनोबल बढ़ाने में वो नाकाम रहे और तमाम सारे आरोपों से घिरे रहे। लेकिन सबसे पहली बार झटका उनको तब लगा जब वह हजरतगंज में थाने के निरीक्षण पर आए और उनके एक आदेश से इतनी किरकिरी हुई कि वो इंस्पेक्टर को हटवाने का आदेश उनके लिए कहा जाए तो बेइज्जती का सबब बन गया। तमाम तरह की बातें आने लगी पुलिस महकमे में। हालांकि वो बात वहीं दबा दी गई, लेकिन अफसरों को ये बात महसूस थी, पता थी। तो कुछ नाम के लिए ही सरकार उनको कितने दिन ढोती। बहरहाल अब यूपी पुलिस को एक बहादुर, जाबाज और ईमानदार डीजीपी डीएस चौहान के रूप में मिला है, जो आने वाले वक्त में यूपी पुलिस में तमाम सारे बदलाव दिखाएगा। तो उसके लिए अब लोगों को तैयार रहना चाहिए। आज हम आपको जाते जाते मंजर भोपाली की उन लाइनों के साथ छोड़ जाएंगे जिसमें साहित्य और विज्ञान दोनों का मेल है। उन्होंने ये शेर इसरो में वैज्ञानिकों के बीच पढ़ा था, जहां रॉकेट और मोहब्बत की तुलना कर दी थी वो रफ्तार की लम्हों में खला तक पहुंचे, तुम गए चांद तलक, हम तो खुदा तक पहुंचे। हुस्न दुनिया की हर एक शय में बहुत है, लेकिन कोई ऐसा नहीं जो उनकी अदा तक पहुंचे। बहरहाल इस बार के पावर सेंटर में इतना ही। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।